समझेंगे व्यवसायिक पर्यावरण और उसके साथ साथ समझेंगे आर्थिक नीति 1991 क्या है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, पर्यावरण जिसमें हम लोग रहते हैं वो पर्यावरण हमारे चारों तरफ का आवरण जो है, उसी तरह से जिस परिवेश में कोई व्यवसाय फलता फूलता विकास करता आगे की तरफ बढ़ता है, या कहें कि ऐसे तत्व जो व्यवसाय पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, वो व्यवसायिक पर्यावरण होते हैं। पहले के समय से आज तक निरंतर समाज में होने वाले परिवर्तनों की वजह से हमारे व्यवसाय जगत में, उद्योगों पे उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे समाज की जैसी स्थिति होती है, जैसे उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन होता है, समाज में परिवर्तन होता है, राष्ट्र के राजनीतिक में चीज़ों में परिवर्तन होता है, तो इन सब का प्रभाव उस देश के उद्योगों पे, व्यापार पर पड़ता है। सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक परिवर्तन हो, राजनीतिक परिवर्तन हो या प्राकृतिक परिवर्तन हो, ये किसी न किसी रूप से व्यवसाय को, उद्योग जगत को प्रभावित करते हैं। हमारे उद्योग अच्छे से चले, हमारे देश का भी विकास हो, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का विकास तभी होता है जब उसके उद्योग, उसके व्यापार और व्यापार की जितनी भी सहायक चीज़ें, इन सब का जब पर्याप्त मात्रा में विकास होता है, तब उस राष्ट्र का विकास होता है। वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर ऊंचे उठते हैं, और इस लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि हमारे देश का उद्योग व्यापार का विकास हो, और अच्छा खासा विकास होना चाहिए। लेकिन अभी मैंने कहा कि उद्योगों पर उनके आसपास की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे वो प्राकृतिक कारण हो, जैसे कि कोविड आया तो बहुत सारे उद्योग प्रभावित हुए, कहीं भूकंप आ गया, कोई राजनीतिक उथल पुथल हो गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दूसरे देशों के साथ संघर्ष प्रारंभ हो गया, या देश के अंदर की अपनी आर्थिक स्थितियाँ या सामाजिक राजनीतिक स्थितियाँ अच्छी नहीं है, तो इन सब का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय पे, उद्योग पे इसका प्रभाव पड़ता है। इसी को हम लोग कहते हैं व्यवसायिक पर्यावरण। और वर्तमान समय में इन सारी चीज़ों का प्रभाव हमारे उद्योगों पे कम पड़े, और हमारे जो उद्योग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे देश में उद्योगों का विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों का विकास होगा, नए नए उद्योगों की स्थापना होगी, तो यहाँ रहने वाले लोगों को अधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध होगा, बेरोजगारी की समस्या समाप्त होगी, लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। इन सब विचारों के साथ, इन सब उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए भारत सरकार ने 1991 में एक आर्थिक नीति का गठन किया। कब? 1991 में आर्थिक नीति का गठन किया। इस 1991 की आर्थिक नीति के पहले उद्योगों के लिए बहुत सारी समस्याएं थी। बहुत सारे उद्योगों को, उनकी स्थापना करने के लिए अधिकांश उद्योगों को राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। कोई भी विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आके नए उद्योग की स्थापना या धन का निवेश आसानी से नहीं कर सकता था, उसको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। फिर सरकार ने देखा कि अगर इनमें नीतियों में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो जो बड़ी तेजी से हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है वो समाप्त होगी। क्योंकि बेरोजगारी की समस्या समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि नए नए रोजगारों की स्थापना हो, नए नए उद्योगों की स्थापना हो। जब उद्योग स्थापित होते हैं, जब कोई बड़ा उद्योग स्थापित होता है तो उसमें हजारों की संख्या में, और कुछ उद्योगों में तो लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है, और उसमें भी हर वर्ग के लोगों को, निम्न वर्ग के, मध्य वर्ग के, ऊंचे वर्ग के, हर वर्ग के लोगों को रोजगार मिलता है और उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है। इसीलिए सरकार ने 1991 की अपनी आर्थिक नीतियाँ, नई आर्थिक नीतियाँ बनाई, और इस 1991 की आर्थिक नीति में 3 बातों पे बल दिया गया। एक उदारीकरण, दूसरा निजीकरण, और तीसरा वैश्वीकरण। ये उदारीकरण की नीति क्या है? उदारीकरण के तहत, जैसे मैंने बताया भी कि बहुत सारे उद्योगों की को प्रारंभ करने के लिए लाइसेंस लेना अति आवश्यक था। तो सरकार ने क्या किया कि कुछ उद्योगों को छोड़कर, जैसे कि रासायनिक उद्योग हैं, जो विस्फोटक पदार्थ हैं, इस टाइप के कुछ उद्योगों को छोड़कर, और अधिकांश उद्योगों पर से उसने, ऐसे कुछ 7-8 उद्योगों को छोड़कर और अधिकांश पर से उसने लाइसेंस
की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि पहले लाइसेंस लेनी बड़ी मुश्किल होती थी, आसानी से लाइसेंस नहीं मिलता था, तो अधिक लोग उस प्रकार के जब लाइसेंस नहीं मिल पाने की वजह से बहुत सारे लोग उद्योग की स्थापना आसानी से नहीं कर पाते थे। तो जब एक लाइसेंस को समाप्त किया गया तो उसमें कई सारे लोग और आ गए, जो छोटे उद्योगपति थे वो भी उसमें आ गए। दूसरा, सरकार ने क्या किया, उदारीकरण के नीति के अंदर बहुत सारे ऐसे उद्योग जिनको राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता थी, सरकारी सहायता की आवश्यकता थी, उनको बढ़ावा देने के लिए, जो बिल्कुल बीमार की स्थिति में थे, यानी कि कहे कि एक बीमार व्यक्ति सही ढंग से चल नहीं सकता तो वो उद्योग उसी ढंग से चल रहे थे, समाप्ति की कगार पे थे, उनको सरकार ने उदारीकरण नीति के तहत उनको आर्थिक सहायता दी, उनके बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन किया, उनके करों में छूट दिया, टैक्स में छूट किया, और सरकार ने जो छोटे उद्योगपति थे, हमारे लघु कुटीर उद्योग वाले थे, उनके लिए भी नीतियां बनाई और उन्हें भी बहुत तरह का प्रोत्साहन दिया। तो ये, और इसके साथ साथ सरकार ने क्या किया, देशी व्यापार, विदेशी व्यापार, उस सब में नरमी बरती, यानी कि आयात निर्यात में बहुत सारी वस्तुओं पे कर कम किए। हाँ, ये देखते हुए किया कि उसका प्रभाव हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ेगा। तो उदारीकरण नीति मतलब उदारता बरतना, यानी कि देश में नए उद्योगों की स्थापना करने के लिए, चाहे वो हमारे देशी नियोक्ता हो या ऐसे नियोक्ता जो भारत के मूल निवासी तो थे लेकिन कहीं और, भारत के निवासी थे लेकिन लंबे समय से कहीं और रह रहे हैं, या यहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत में अनिवासी थे परंतु वो यहाँ पे धन विनियोजित करना चाहते हैं, यहाँ नए उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया और उनको बहुत प्रकार की रियायत दी गई। यही उदारीकरण की नीति है, जिसमें नए उद्योग स्थापित होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा बताया कि उदारीकरण के साथ साथ निजीकरण, अभी भी निजीकरण की प्रक्रिया बरकरार है और बड़ी तेजी के साथ सरकार निजीकरण का कार्य कर रही है। देखिए, बहुत सारे सरकारी क्षेत्र या कहें सार्वजनिक क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर में लोग जाकर शिथिल हो जाते हैं। वहाँ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वहाँ के जो मैनेजमेंट है धीमी गति से कार्य करने लगता है। तो सरकार ने सोचा कि अगर सार्वजनिक क्षेत्र में यानी गवर्नमेंट सेक्टर में निजी क्षेत्र को, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को दोनों को मिला दिया जाए, या कहें कि जो ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र, ऐसे जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं जो सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें किसी निजी अच्छे उद्योगपति को हैंडओवर कर दिया जाए, उनके हाथों में सौंप दिया जाए, ताकि देश की प्रगति सही प्रकार से हो सके, उद्योग सही ढंग से चल सके। बहुत सारे उद्योग रुग्ण हो गए थे, वो बीमार हो गए थे, वो उनमें बंद हो गए थे। बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, बहुत सारी सरकारी संस्थान बंद होने की कगार पे आ गए थे। तो सरकार ने उनका निजीकरण किया, और जब उसको कोई प्राइवेट सेक्टर का कोई व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन उसका क्रय करता है, उसको परचेस करता है, तो वो क्योंकि उसकी वो निजी संपत्ति हो गई तो उसमें वो लॉस होने नहीं देगा, इसलिए वो बहुत मेहनत के साथ कार्य करेगा, नए नियम बनाएगा, और वहाँ कार्य करने वाले कर्मचारी, अधिकारी सभी जानेंगे कि अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, अधिकारी हैं, तो वो पूरी मेहनत निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। साथ ही निजी क्षेत्र में सरकार के पास जो पूंजी की कमी हो रही है, उस कमी को पूरा करने के लिए भी सरकार ने निजीकरण करने की नीति अपनाई। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों को उद्योगों के बारे में, व्यवसाय के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान हो, और कुछ लोगों को, चूँकि कोई भी ज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं होता है, जब उसको हम प्रैक्टिकली करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा ज्ञान होता है। तो जब उद्योगपति हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हमारे गवर्नमेंट के साथ मिलकर और सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र दोनों साथ में मर्ज होकर काम करेगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इसलिए सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई और उसके तहत बहुत सारी संस्थानों का, और ये प्रक्रिया उस वक्त से चल रही है और आज भी चल रही है, बहुत सारे क्षेत्रों का निजीकरण कर रही है। भाई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं तो मालसी हो जाते हैं, सही ढंग से काम नहीं करते। अगर सही ढंग से सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्य करते
और सरकारी संगठन भी, प्राइवेट सेक्टर भी, जैसे एक प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय पूरी मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कार्य करता है, वैसे अगर गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय भी करता है तो शायद निजीकरण नहीं करना पड़ता। लेकिन चूंकि स्थिति कुछ और होती है, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इसलिए निजीकरण की सरकार ने नीति अपनाई ताकि हर क्षेत्र का अच्छा विकास हो सके। निजीकरण में किसी सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी बनाने के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर की कोई कंपनी है उसको प्राइवेटाइजेशन उसका करने के लिए उसमें कम से कम 51% का शेयर उस प्राइवेट कंपनी का होना चाहिए जो जिसका निजीकरण हो रहा है। थर्ड पॉइंट बताया ग्लोबलाइजेशन, वैश्विकरण। अभी जो व्यवसाय है, उद्योग है, वो सिर्फ अपने देश की सीमा के अंदर नहीं, अपनी देश की सीमा से बाहर जाकर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं। यानी कि उद्योगों का क्या हो गया, वैश्विकरण, ग्लोबलाइजेशन हो गया। आज के उद्योगपति को, आज के बिजनेसमैन को सिर्फ उसके लोकल क्षेत्र में, उसके राष्ट्र के अंतर्गत के जो उद्योगपति हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ कंपटीशन नहीं है, अब उसका कंपटीशन और बढ़ गया। उसका ये ग्लोबलाइजेशन होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उसके जैसे उत्पाद बनाने वाले, उसके जैसे प्रोडक्ट बनाने वाले बहुत सारी कंपनियों के साथ उसका कंपटीशन बढ़ गया। लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ, ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ ये कुछ हद तक उद्योगपतियों के लिए प्रतिस्पर्धा का विषय रहा, लेकिन ये कस्टमर के लिए, सारे कंज्यूमर्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल हो गया, ये बहुत ही उपयोगी हो गया। क्योंकि ग्राहक क्या चाहता है, कम मूल्य पे अच्छी से अच्छी वस्तुएं। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, हर व्यवसायी के अंदर, हर उद्योगपति के अंदर ये होगा कि मैं उससे अच्छी वस्तु बनाऊं, मैं उससे अच्छी बनाऊं, मैं कम मूल्य पे भी अच्छी वस्तु बनाऊं। तो फिर ये चीज़ें, जो ये स्थिति जब हमारे समाज में, उद्योग जगत में होगी, तो ये सभी हमारे कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही फायदे वाली बात होगी। तो सरकार की ये 3 आर्थिक नीतियां, 1991 में 3 ये आर्थिक नीतियां बनाई सरकार ने। एक निजीकरण बताया मैंने आपको, उदारीकरण बताया और वैश्वीकरण। ये 3 सरकार की 1991 की आर्थिक नीतियां हैं, जिसके तहत नए नए उद्योगों की स्थापना करने के लिए सरकार ने बहुत सारे उद्योगों के प्रति नरमी बरती। वैश्वीकरण में 1991 के पहले बहुत सारी कंपनियों को भारत में प्रवेश नहीं मिलता था, उनको विदेशी कंपनियों को भारत में आने के लिए लाइसेंस नहीं मिलता था, उनको जल्दी, उनको भारत में व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया बड़ी लंबी होती थी, कई महीने का समय लग जाता था, और कभी कभी तो उनको कई महीने के बाद भी लाइसेंस नहीं मिलता था। लेकिन सरकार ने क्या किया, चूंकि रोजगार देना है लोगों को, अपने यहाँ भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका निर्माण हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते, तो जिसमें विशिष्टता लाना है, तो दूसरों को भी आमंत्रित सरकार ने किया, विदेशी भी निवेशकों को भी आमंत्रित किया। और इसके तहत ऐसी बहुत सारी कंपनियां, उनको आसानी के साथ भारत में नए उद्योग की स्थापना करने के लिए सरकार ने छूट प्रदान की। 1991 के तहत बीच में कोका कोला कंपनी को भारत से उसको बाहर कर दिया गया था। वो भारत में आना चाह रही थी, लेकिन उसको भारत में एंट्री नहीं मिल रही थी क्योंकि वो एक विदेशी कंपनी थी। और 1991 की जब आर्थिक नीति के तहत सरकार ने ये उदारतावर्ती वैश्वीकरण किया, तो उसके बाद वो फिर से भारत में अपना कारोबार करने लग गई। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।